बच्चों, कैसे हो आप सब? आशा करता हूं कि ठीक होंगे। लूसेंट की सीरीज आगे बढ़ रही है और आज हम लूसेंट के 15वें चैप्टर पर पहुंच चुके हैं। 14 चैप्टर की क्या हो चुकी है, समाप्ति हो चुकी है और 14 चैप्टरों में हमने बहुत कुछ जाना जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासकर प्राचीन इतिहास में। लेकिन 14 क्लासेस में जो हमने पढ़ा उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं, जो आज से 3 क्लासों में पढ़ेंगे, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है प्राचीन इतिहास में, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इतिहास में पहले यहीं से स्टार्ट होता है, लेकिन जो प्राचीन इतिहास है उसमें जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो महत्वपूर्ण पार्ट है वो कौन सा है, जो जिसके बारे में हम आज 15वें चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी तक हम लोग मगध साम्राज्य का जो उत्थान था, उत्कर्ष था, उसके बारे में पढ़े थे, जिसमें हम बृहद्रथ वंश से लेके लास्ट में नंद वंश तक बात की है। उस समय वंश था, मगध साम्राज्य वंश था। मगध साम्राज्य में ही एक वंश आएगा, मौर्य वंश आएगा, और वो क्या करेगा, अपना साम्राज्य विस्थापित करेगा। तो वंश और साम्राज्य, एम्पायर, अगर हम किसी राजा के वंश की बात करें तो उस राज्य का जो वंश का जो क्षेत्र है वो बहुत कम होगा। लेकिन जब हम साम्राज्य की बात करते हैं, किसी साम्राज्य के बारे में चर्चा करते हैं, तो बहुत बड़ा एरिया, बहुत बड़ा क्षेत्रफल उसके अंतर्गत आता है। तो वंश और क्षेत्रफल में अंतर ये है कि वंश और साम्राज्य में अंतर ये है, वंश का मतलब उसका क्षेत्रफल छोटा होगा, एक राजा के आसपास का जो क्षेत्र होगा वो कहलाएगा। लेकिन जब उसको हम साम्राज्य का रूप देते हैं, इसका मतलब यह है एक बड़ा एम्पायर का काम करेगा और बहुत सारे राज्यों का क्या हो सकता है, एक समूह हो सकता है। कोई राजा ऐसा होगा जो ऐसा कार्य करेगा, कई राज्यों को जीतकर अपने क्षेत्रफल में क्या करेगा, मिला लेगा। तो बड़े क्षेत्रफल का एरिया जो कहलाएगा, जो बड़ा क्षेत्रफल वाला इलाका कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, साम्राज्य कहलाएगा। लेकिन जो छोटा होगा, वो छोटे क्षेत्रफल वाला होगा, वो क्या कहलाएगा, वंश कहलाएगा। तो अभी तक बृहद्रथ वंश से लेके नंद वंश तक हमने पढ़ा था। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। तो मैंने बोला कि घनानंद के बाद उसका जो समकालीन था, कौन था, सिकंदर के बारे में हमने पढ़ा। कल की क्लास जो सिकंदर की हुई थी, सिकंदर के बारे में जाना, सिकंदर कैसा था, सिकंदर कौन कौन सा युद्ध किया, तो उसके बारे में भी हमने पढ़ा। ठीक है, तो आज हम बात कर रहे हैं मौर्य साम्राज्य की। क्या बात करेंगे, मौर्य साम्राज्य की। मौर्य साम्राज्य, मौर्य एम्पायर, मौर्य एम्पायर की बात। ठीक है, मौर्य एम्पायर प्राचीन इतिहास में मगध क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्रभावशाली कौन सा होता है, साम्राज्य होता है। तो लिख सकते हैं मौर्य साम्राज्य मगध मगध साम्राज्य का सबसे प्रभावशाली व शक्तिशाली साम्राज्य। ठीक है, मौर्य साम्राज्य मगध का सबसे शक्तिशाली या सबसे प्रभावशाली साम्राज्य कौन सा है प्राचीन इतिहास में, मगध का वो कौन सा है, मौर्य वंश, या इसके साम्राज्य कहेंगे मौर्य साम्राज्य की बात करेंगे। तो मौर्य साम्राज्य 16 महाजनपदों मगध में सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्लास को स्टार्ट करने से
पहले हम आपको बता दें कि इस मौर्य साम्राज्य को हम थोड़ा धीरे पढ़ेंगे, इसको हम 3 पार्ट में पढ़ने की कोशिश करेंगे। पहले पार्ट में हम पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य की स्थापना से लेके, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक से लेके बिंदुसार तक की बात जो है हम पढ़ेंगे किसमें, पहली क्लास में पढ़ेंगे। उसके बाद जो दूसरा क्लास होगा उसमें हम अशोक के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि मौर्य साम्राज्य में अशोक का रोल जो है बहुत ही अतुलनीय है। उसका जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है वो है अशोक। तो अशोक को हम दूसरे क्लास में, एक डिटेल क्लास में अशोक को पढ़ेंगे। उसके बाद मौर्य साम्राज्य की तीसरे क्लास में मौर्य साम्राज्य की सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थितियों के बारे में हम कब पढ़ेंगे, तीसरे क्लास में पढ़ेंगे और मौर्य साम्राज्य को वहां पे समाप्त करेंगे। ठीक है, इस तरह से मौर्य साम्राज्य को हम पढ़ने वाले हैं। तो क्या होता है मौर्यन एम्पायर, कब आता है, तो 322 ईसा पूर्व में क्या होता है, चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य के संस्थापक होते हैं। कैसे बनते हैं, नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित करने के बाद क्या करते हैं, मौर्य साम्राज्य की नींव डालते हैं। तो 322 ईस्वी में 322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की क्या होती है, नींव पड़ती है। ठीक है, तो कह सकते हैं 322 ईसा पूर्व में नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हराकर, या इसको कह सकते पराजित करके कौन, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्य वंश की स्थापना करता है। कौन है सर, तो संस्थापक हो जाएंगे चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, मौर्य वंश से पहला प्रश्न कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन, तो मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। कब किया, 322 ईसा पूर्व में। इसे हराकर नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य, बट मौर्य वंश की स्थापना नहीं होती, एक मौर्य साम्राज्य बनता है, जहां मगध जो वर्तमान में बिहार तक क्षेत्र तक ही उसका विस्तार था, वही मौर्य साम्राज्य इसका विस्तार आगे तक बढ़ाता है। काबुल, गांधार, हेरात, मकरान, बहुत सारे एरिया को अपने में शामिल करता है और उस पर क्या करता है, राज्य करता है। मौर्य साम्राज्य है जिसमें जैन धर्म, आजीवक संप्रदाय और बौद्ध धर्म का प्रसार भारत के बाहर भी होता है, जिसमें अशोक का नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। अशोक एक ऐसे शासक हैं जो बौद्ध धर्म को प्रसारित करने के लिए अपनी पुत्री संघमित्रा और पुत्र महेंद्र को श्रीलंका भेजते हैं। तो ऐसे महान शासक जिसके बारे में पुराणों में, ग्रंथों में चर्चा है, तो कुछ न कुछ
उनके बारे में बताया जा रहा होगा, उनकी कोई ना कोई ऐसी नीति होगी जो लोगों के लिए लाभकारी होगी, तब हम आज बात कर रहे हैं। तब बात कर रहे हैं तो ये हमारे पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जब भी कोई पार्ट आप पढ़ रहे हैं, किसी भी चैप्टर का पढ़ रहे हैं, तो उससे कब, क्यों, कैसे, क्या कारण था, अगर इस पे प्रश्न करके पढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए। ठीक है, तो जब ऐसे आप पढ़ेंगे तो आप स्कोर करेंगे एग्जामिनेशन में, और स्कोर करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। तो सबसे पहला प्रश्न यहां से बन गया, मौर्य एम्पायर जो है 322 ईसा पूर्व में स्थापना होती है, तो उसके संस्थापक कौन है? तो चंद्रगुप्त मौर्य। अभी हम बात करेंगे बिंदुसार की। तो बिंदुसार और बिंबिसार दो ऐसे शासक हैं जिसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। तो बेटा बिंबिसार की जब बात करेंगे तो बिंबिसार आ जाएंगे आपके हर्यक वंश में, लेकिन बिंदुसार की बात करेंगे तो मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य के क्या होते हैं? पुत्र होते हैं। वहां बिंबिसार से अजातशत्रु से कौन? उदयन। ठीक है बेटा, तो इस तरह से चीजों को पढ़ा। तो चंद्रगुप्त मौर्य क्या करते हैं? स्थापना करते हैं मौर्य वंश की। ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें याद करना है? मौर्य वंश की स्थापना करते हैं। कौन करते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य। और अंतिम शासक कौन है? घनानंद। इसका नंद वंश का अंतिम शासक और संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? प्रश्न पूछता है चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म जो है कब हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था सर? तो चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म होता है 345 ईसा पूर्व। ठीक है, 345 ईसा पूर्व में जन्म होता है, और इसको क्या कहते हैं? चंद्रगुप्त का मौर्य 345 ईसा पूर्व में होता है, 322 में मौर्य वंश की स्थापना होती है। ठीक है, ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य को और नामों से जानते हैं। कुछ विद्वान हैं, जो कुछ इतिहासकार हैं, जो क्या करेंगे? चंद्रगुप्त को अलग अलग नामों से व्यक्त करेंगे। तो जो पहला, देखो मौर्य समाज में क्या पहले पढ़ेंगे हम, यही क्रम है। चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरे पे आएंगे बिंदुसार, तीसरे आएंगे अशोक और बृहद्रथ। क्या होंगे? अंतिम शासक। ठीक है, तो प्रश्न यहां से भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बना कि असेंडिंग और डिसेंडिंग आर्डर में, ठीक है, असेंडिंग और डिसेंडिंग आर्डर में, या तिथि अनुसार, या नाम के अनुसार, या शासक के अनुसार, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, या कौन सा क्रम सत्य है? तो पहला चंद्रगुप्त मौर्य, अंतिम बृहद्रथ। अंतिम शासक कौन है? मौर्य वंश। तभी हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? चंद्रगुप्त के बारे में पढ़ रहे हैं। 322 ईसा पूर्व में घनानंद के मृत्यु के बाद मौर्य वंश की स्थापना करता है, जिसका जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। चंद्रगुप्त के अन्य नामों की बात करें, अब बात कर रहे हैं, एक डिटेल में बात करेंगे, किसी एक की बारे में बात करें, चंद्रगुप्त के बारे में नोट्स बनाइए अच्छे से। चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य साम्राज्य की कर ले रहे हैं, बात कर रहे हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के जन्म की बात करें 345
ईसा पूर्व में। अन्य नाम की बात करेंगे तो स्ट्रैबो एरियन, तीसरे हैं जस्टिन बीबर नहीं था, ठीक है, याद करने के लिए लिख सकते हैं स्ट्रैबो एरियन, क्या कहते हैं इसको, सेंट्रिकोटस कहते हैं इसको। सेंट्रिकोटस कहते हैं किसको, चंद्रगुप्त मौर्य। दूसरे हैं, पहले हुए ये, दूसरे हैं एपियानस, और है प्लूटार्क। एपियानस और प्लूटार्क क्या कहते हैं, एंट्रिकोटस कहते हैं, जबकि निरियाकस क्या कह रहा है, सेंट्रोकाटस कह रहा है। क्या कह रहा है, सेंट्रोकाटस कह रहा है। उसके बाद आते हैं बौद्ध धर्म के तारानाथ कहते हैं इसको। चौथा है विशाखा दत्त के मुद्रा राक्षस में, विशाखा दत्त की पुस्तक कौन सी है, मुद्रा राक्षस में वृषण कबीला ब्रैकेट में निम्न कुल, ठीक है। तो कुछ जो विद्वान है, जो कुछ इतिहासकार हैं प्राचीन समय में, उनके द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य को अन्य अन्य नामों से बुलाया जाता है। 345 ईसा पूर्व में जन्मने वाला चंद्रगुप्त मौर्य स्ट्रैबो एरियन और जस्टिन ने इन्हें क्या कहा, एंट्रिकोटस कहा, कोटस कहा, एपियानस और प्लूटार्क ने एंट्रिकोटस कहा, जबकि निरियाकस ने सेंट्रोकाटस कहा। अब विशाखा दत्त की मुद्रा राक्षस में इसे विषण कबीला का बताया गया, मतलब निम्न कुल का बताया गया। मैंने बताया था जब आर्यों का आगमन हुआ था, धीरे धीरे उन्होंने कबीली क्षेत्र बनाया, कबील के बाद वो क्या हुआ, ट्राइब हुए, ट्राइब के बाद धीरे धीरे अपना राजवंश बढ़ाने लगे। तो विशाखा दत्त के मुद्रा राक्षस में प्रश्न एक देखिए, यहाँ प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न आएगा, जब भी किताबों के बारे में प्रश्न आएगा तो मुद्रा राक्षस किसके द्वारा लिखी गई है, तो मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त के द्वारा लिखी गई है। तो क्लियर हुआ है पॉइंट, ठीक है, इसके बारे में आप बात करेंगे, ठीक है। तो ये था अन्य नाम। उन्हीं के समय में एक उनके प्रधानमंत्री होते हैं जिनका नाम कौटिल्य होता है। कौटिल्य अर्थात चाणक्य, अर्थात उन्हीं को हम कहते हैं विष्णुगुप्त, ठीक है। प्रधानमंत्री कौन, कौटिल्य या चाणक्य या विष्णुगुप्त, कोई नाम दिया रहे, इनमें से तीनों नाम किसके हैं, चाणक्य के। चाणक्य नीति है, कभी मौका मिलेगा तो चाणक्य नीति भी पढ़ बताएंगे। तो जिसके प्रधानमंत्री चाणक्य जैसे हो, और चाणक्य ने एक पुस्तक की रचना की जिसका नाम है अर्थशास्त्र, ठीक है। जो इकोनॉमी है, अर्थशास्त्र की बात होती है तो कहां से आ रही है, चाणक्य से आ रही है। तो जिसका प्रधानमंत्री चाणक्य जैसा विद्वान हो तो उसका साम्राज्य कैसा हो सकता है, इसकी कल्पना आप कर सकते हैं। चाणक्य जैसा अगर आपका प्रधानमंत्री हो रहा है तो वो साम्राज्य अपने आप फलने फूलने लगेगा।
उसकी सोच, उसकी दृष्टि, उसके द्वारा जो कार्य किया जाएगा वो भी कैसा होगा, बहुत ही अतुलनीय होगा, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। तो प्रधानमंत्री के बारे में पूछता है, तो चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री कौन है? वो है चाणक्य या कौटिल्य या विष्णुगुप्त। प्रधानमंत्री, बेटा नोट लाइन टू लाइन बना देना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाणक्य या कौटिल्य या विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त। देखो बेटा राइटिंग थोड़ी सी दिक्कत हो रही है मुझे, राइटिंग में सुधार करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो नहीं रहेगा, तो इस पर बच जाइएगा। जो आपको फैक्ट आ रहा है, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, वो आप लोग देखिएगा, ठीक है बेटा। तो चाणक्य की चंद्रगुप्त मौर्य की जो प्रधानमंत्री है वो है चाणक्य या कौटिल्य या विष्णुगुप्त, और इनके द्वारा पुस्तक लिखी जाती है। तो पुस्तक का नाम है, पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र। ठीक है, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखते हैं, ये कौन लिखते हैं? चाणक्य लिखते हैं या कौटिल्य लिखते हैं। अब आते हैं चंद्रगुप्त के द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य। वह युद्ध, कहानियों में लिखा गया है 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त व सेल्यूकस निकेटर मध्य युद्ध होता है। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर कौन था? तो सिकंदर के बारे में जब पढ़े थे, जब यूनानी आक्रमण भारत में होता है, तो सिकंदर के साथ जो थल सेना का सेनापति कौन है? सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर, जब सिकंदर की मृत्यु हो जाती है तो सेल्यूकस निकेटर यहाँ रहता है, और सेल्यूकस निकेटर का युद्ध किससे होता है? युद्ध होता है चंद्रगुप्त मौर्य से। कब हो रहा है? 305 ईसा पूर्व। सेल्यूकस निकेटर ऐसा शासक है, एक ऐसा उस समय का योद्धा है जो कभी युद्ध नहीं हारता है। लेकिन मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य क्या करता है? सेल्यूकस निकेटर को हरा देता है। ठीक है, होता है। और इसमें विजय किसकी होती है? विजय कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। कह सकते विजय या जीत। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य की विजय होती है जब यह युद्ध होता है 305 ईसा पूर्व में। जैसे ही युद्ध 305 ईसा पूर्व में हुआ और चंद्रगुप्त मौर्य जो है जीत जाता है सेल्यूकस निकेटर से, तो क्या करता है सेल्यूकस निकेटर? सेल्यूकस निकेटर सेल्यूकस निकेटर अपनी पुत्री
कार्नेलिया कार्नेलिया सॉरी दो बार लिख गया, कार्नेलिया का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर देता है। ठीक है, जब सेल्यूकस निकेटर का पराजय हो जाता है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, तो सेल्यूकस निकेटर अपनी प्रिय पुत्री कार्नेलिया का विवाह है वो किससे कर दे रहा है? चंद्रगुप्त मौर्य से कर दे रहा है। तो चंद्रगुप्त मौर्य से विवाह करने के पश्चात क्या होता है? जैसे वर्तमान समय में जब विवाह संस्कार होता है तो एक दहेज प्रथा बहुत तेजी से पनप रहा है, भले ही हम लोग गिफ्टिंग करते हैं लेकिन दहेज प्रथा की श्रेणी में ही आ जाता है। तो एक पिता अपनी पुत्री की जब शादी करता है तो शादी करने के बाद कुछ उपहार स्वरूप अपने दामाद को या दामाद के परिवार को देता है। तो इस समय पैसा चीजें दी जाती थी। उस समय के लोग, जो प्राचीन इतिहास के समय की बात करें तो उस समय लोग राज्य दे देते थे, अपना आधा राज्य दे देते थे, कहीं का शासन ले देते थे। तो सोच लो, अगर माना जाए केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री जो राजा है और राजा के पुत्री का विवाह हुआ किसी दूसरे देश के लोग से, तो प्रधानमंत्री साहब क्या किए? 3-4 राज्य उनको बाहर में दे दिए, जैसे उत्तर प्रदेश दे दिए, मध्य प्रदेश दे दे, तो कैसा लगेगा? तो बहुत बड़ा एरिया कवर कर लेगा और उस देश का शासन हो जाएगा यहां पर। तो पहले ऐसी चीजें नहीं थी। पहले क्या था कि जो दे दिया दे दिया। तो सेल्यूकस निकेटर अपनी पुत्री के विवाह में एक तो विवाह करता है कार्नेलिया का, दूसरा उपहार स्वरूप 4 राज्यों का उसको शासन सौंप देता है। कौन कौन से? काबुल, कांधार, हेरात तथा मकरान का। ठीक है, तो क्या करता है? 4 प्रांत कौन कौन से? बेटा याद करना, बहुत इंपॉर्टेंट। काबुल, कांधार, हेरात व मकरान। काबुल, कांधार, हेरात और मकरान जैसे 4 प्रांतों का क्या कर रहा है? ये शासन सौंप दे रहा है। किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को सौंप दे रहा है। ठीक है, तो कार्नेलिया से विवाह, प्रश्न पूछ सकता है इनमें से कौन सा ऐसा राज्य है जो सेल्यूकस निकेटर ने नहीं दिया था? 4 राज्य के अलावा कोई और होगा तो नहीं होगा, 3 दिया रहेगा, 1 नहीं होगा उसमें। ठीक है बेटा, तो इस तरह से इन चीजों को याद रखना बहुत जरूरी है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वही मैं यहाँ पे नोट डाउन करूँ, और उस नोट डाउन जब कर रहा हूँ तो आप उसको नोट्स में जरूर लिखिए। वहां से महत्वपूर्ण प्रश्न अभी आपको देखेंगे, जब पुराने ईयर का पेपर उठाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाएंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है बेटा, तो यहां तक आपको हो जाएगा। एक फैक्ट और है, रुद्रदामन के कौन सा अभिलेख? जूनागढ़ अभिलेख से स्रोत है। ए, हमें 2 चीज मिलती है, संस्कृत भाषा का सबसे बड़ा अभिलेख मिलता है हमको, संस्कृत भाषा का सबसे बड़ा अभिलेख
अभिलेख मिलता है। और चंपू शैली गद्य व पद्य में, ठीक है, चंपू शैली के बारे में पता चलता है जो गद्य और पद्य में होता है। कब, किसे, रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से। इसी जूनागढ़ अभिलेख से हमें प्राप्त होता है, हमें ज्ञात होता है सुदर्शन झील के बारे में। तो सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल पुष्पगुप्त के द्वारा कराया गया। ठीक है, फिर अशोक के द्वारा भी फिर क्या मिलता है जानकारी, अशोक के द्वारा भी इसका पुनर्निर्माण कराया गया। ठीक है, और तीसरा है रुद्रदामन के द्वारा भी इसका जीर्णोद्धार कराया गया। ठीक है, मौर्य साम्राज्य में जो सुदर्शन झील का जो निर्माण है वो चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल पुष्पगुप्त के द्वारा कराया गया। उसके बाद उसका पुनः निर्माण कराया गया किसके द्वारा, अशोक के द्वारा, और इसका जीर्णोद्धार भी कराया गया फिर रुद्रदामन के द्वारा। 3 शासन काल में सुदर्शन झील के बारे में हम पढ़ रहे हैं। एक बात और पढ़े थे जब आगे क्लास में पढ़े थे, सेल्यूकस निकेटर का एक राजदूत था जिसका नाम है मेगास्थनीज, और मेगास्थनीज ने इंडिया नामक एक पुस्तक लिखी और उसमें भारत देश का वर्णन है, भारत देश के इतिहास के बारे में वर्णन है। तो मेगास्थनीज के बारे में आप जानते हैं, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत है और क्या है, मौर्य साम्राज्य में वो आता है और इंडिया नामक एक पुस्तक की रचना करता है, इसमें भारतवर्ष के बारे में लिखता है। तो मेगास्थनीज के इंडिका में क्या क्या बातें लिखी गई है मौर्य साम्राज्य के बारे में, तो कुछ महत्वपूर्ण बातों की कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स पे हम बात करेंगे। तो बात अब कर रहे हैं मेगास्थनीज की हम बात करेंगे। मेगास्थनीज सबसे पहले क्या है भाई साहब, ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आता है। पुस्तक इंडिका,
बहुत पूछेगा। इंडिका किसकी पुस्तक है? तो मेगास्थनीज की। मेगास्थनीज कौन? सेल्यूकस निकेटर का क्या है? राजदूत। मेगास्थनीज ने इंडिका में लिखा, मौर्य साम्राज्य में जब राजा अपने घर से बाहर निकलता था, मतलब अपने घर से साम्राज्य की तरफ बढ़ता था, अपने राज्य की तरफ बढ़ता था, बाहर निकलता था, तो एक शोभा यात्रा निकाली जाती थी। तो क्या कहता है? राजा के बाहर निकलने पर शोभा यात्रा का आयोजन जैसे वर्तमान समय में किसी मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री का काफिला निकलता है, जब बाहर निकलते हैं तो उनका एक काफिला निकलता है, उसी कहते हैं शोभा यात्रा। उस समय में बहुत से लोग एक साथ निकलेंगे उनके साथ। जैसे आज प्रधानमंत्री का काफिला निकल रहा है, तो 2-3 गाड़ियां आगे, 2-3 गाड़ियां पीछे, साथ में उसी गाड़ी में कमांडो लोग बैठे रहेंगे। जब तक चारों तरफ देख नहीं लेंगे तब तक दरवाजा नहीं खोलेंगे। एक वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाएगा बड़े बड़े नेताओं को, राष्ट्रपति को। उसी तरह जब उस समय मौर्य साम्राज्य में राजा बाहर निकलता था तो शोभा यात्रा का क्या किया जाता था? आयोजन किया जाता था। और उस शोभा यात्रा में सोने की पालकी पर, सोने के पालकी पर बैठाया जाता था। ठीक है, करते थे अलंकृत हाथियों, अलंकृत हाथियों के द्वारा राजा को सुरक्षा दी जाती थी। ठीक है, जब पालकी के बैठते थे तो बीच में एक पालकी पर राजा बैठता था और कई जो है अलंकृत हाथियां क्या होते थे? अलंकृत मतलब वेशभूषा से परिपूर्ण हाथियों को उनके चारों तरफ रखा जाता था। ठीक है, और हथियारबंद महिलाओं के बीच, मीन्स जैसे वर्तमान समय में कमांडो, वैसे उनके चारों तरफ क्या होता था? हथियारबंद महिलाएं रहती थी हमेशा उनके साथ। किसके साथ? राजा के साथ, जब पालकी चलती थी। उस पालकी के साथ जो दरबान है, पेड़ों को लेकर चलता था। 2 द्वारकों के द्वारा पेड़ों को लेकर चला जाता था। फिर कहता है उन पेड़ों के चारों तरफ तोतों का, इसका तोतों का झुंड होता था। उन पेड़ों के चारों तरफ क्या होता था? तोतों का झुंड होता था। और क्या करते थे? राजा के चारों तरफ घूमते थे। राजा को जो भोजन दिया जाता था, भोजन को चखने से पहले
राजा को खाने से पहले एक नौकर क्या करता था, भोजन को चखता था। भोजन को खाने से पहले एक नौकर के द्वारा उसे चखा जाता था। ठीक है, इतने महान राजा कि राजा को जब भोजन जा रहा है तो उस भोजन का निवाला उनको खाने से पहले एक नौकर उस भोजन को चखता था कि उसमें कोई जहर तो नहीं। ठीक है, राजा एक ही कमरे में 2 रात नहीं बिताते थे। समझ रहे हैं, ऐसा साम्राज्य है, राजा क्या कर रहे हैं, एक ही कमरे में 2 रात नहीं गुजारते। ठीक है, क्या लिख सकते हैं इधर ऊपर, राजा एक ही कमरे में 2 रात नहीं गुजारते थे। ठीक है, 570 बुर्ज व 64 द्वार। तो राजा का जो महल था उसमें 570 बुर्ज होते थे और 64 क्या होते थे, बुर्ज मतलब गुफा, 570 गुफा और 64 क्या होते थे, उसमें 64 जो होते थे वो होते थे आपके द्वार होते थे। ठीक है, उनके साम्राज्य में 2 से 3 मंजिल वाले लकड़ी के मकान देखने को मिलते हैं। तो कहने का मतलब मोटी मोटा ये है, इतने पॉइंट अभी मैंने मेगास्थनीज के बारे में बताया, मेगास्थनीज की इंडिका में बताया, तो मेगास्थनीज ने अपनी इंडिका नामक पुस्तक में इन बातों का वर्णन किया है। उस समय का साम्राज्य ऐसा था कि राजा जब घर से बाहर निकलता था, घर से जब बाहर निकलता था उसके लिए क्या होती थी, शोभा यात्रा का आयोजन किया जाता था। जब शोभा यात्रा का आयोजन किया जाता था, राजा को सोने की पालकी में ले जाया जाता था और उनके चारों तरफ हथियार बंद लैस महिलाएं होती थी और अलंकृत हाथियों का एक समूह होता था। साथ ही साथ 2 दरबान जो है पेड़ को लेकर चलते थे और पेड़ के चारों तरफ क्या होता था, तोतों का एक झुंड पाया जाता था और वो तोता राजा के चारों तरफ घूमते थे। तो अच्छा, इस बात से अगर बात करें तो कहा जा सकता है कि जो राजा है वो क्या है, प्रकृति प्रेमी है, प्रकृति पे उसका ज्यादा महत्व है। ठीक है, तो तोते का घेरा होता था। राजा सम्राट जो है भोजन कर रहे हैं तो भोजन करने से पहले उनके भोजन को क्या कहा जाता था, चखा जाता था कि उसमें कोई जहर तो नहीं मिला दिया गया, क्योंकि जो कितना भी महान राजा होगा उसके दुश्मन भी उतने ही होंगे, इसलिए उनके भोजन को चखा जाता था। कोई मुखबिर न कर दे, राजा का कोई मुखबिर न कर दे दुश्मन से कि राजा कहाँ सोते हैं तो उनकी मृत्यु हो जाएगी, तो क्या करते थे, वो एक ही कमरे में 2 रात कभी नहीं बिताते थे। ठीक है, तो ये था किसके बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। तो चंद्रगुप्त मौर्य क्या थे, एक और चंद्रगुप्त मौर्य की इंपॉर्टेंट बात है, चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के अनुयायी थे। दीक्षा ली थी किससे, भद्रबाहु से।
ठीक है। फिर क्या होता है, 298 ईसा पूर्व में क्या होता है, इनकी मृत्यु हो जाती है। 298 ईसा पूर्व में कर्नाटक के याद रखिएगा श्रवण बेलगोला, श्रवण बेलगोला में कहां होती है, 298 ईसा पूर्व में कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में क्या क्या होता है, इनकी मृत्यु होती है। किस मति से, संलेखना पद्धति से, में संलेखना पद्धति से, संलेखना संलेखना पद्धति से इसे प्राण त्याग देता है। तो 345 ईसा पूर्व में पैदा होने वाला मौर्य साम्राज्य का संस्थापक 298 ईसा पूर्व में जो कि जैन धर्म का अनुयायी होता है, वो कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में संलेखना पद्धति से अपना प्राण क्या करता है, त्याग देता है। तो अभी तक जो बातें हमने की वो कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य, जो कौन है, मौर्य वंश का संस्थापक। इसे प्रश्न करते हैं, थोड़ा रिपीट करते हैं, रिवीजन करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में। समझ में आया। चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी सेल्यूकस निकेटर की बेटी कौन है, कार्नेलिया। सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को कौन से 4 राज्य सौंप दिए, तो 4 राज्य जो सौंपे थे वो था काबुल, कांधार, हेरात और मकरा। स्ट्रेबो, एरियन और जस्टिन ने चंद्रगुप्त के किस नाम से जाना, सेंट्रोकोटस के नाम से जाना। एपियानस और प्लूटार्क ने किस नाम से जाना, तो एंट्रियोकस के नाम से जाना, जबकि निर्याकस ने सेंट्रिकॉटस के नाम से इनको जाना। वहीं विशाखादत्त की मुद्रा राक्षस में इसे वृषण कबीले का माना जाता है, अर्थात निम्न कुल का माना जाता है। तो किसके, निम्न कुल का किसे माना जाता है, विशाखादत्त की मुद्रा राक्षस। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य का मृत्यु कहां हुई, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में कहां हुई, कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में। किस पद्धति से, संलेखना पद्धति से। किस धर्म का अनुयायी था, तो जैन धर्म का। इससे किससे दीक्षा ली थी, इसने भद्र बाहु से दीक्षा ली थी। तो इतने सारे फैक्चुअल डेटा के साथ अब हम क्या कर चुके हैं, चंद्रगुप्त मौर्य को समाप्त कर चुके हैं। जो अगला जो शासक है उस समय वो आता है, दूसरा है, वो है, अब हम बात करेंगे बिंदुसार की। बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी दो सौ अंठानवे ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की, मौर्य वंश की गद्दी पर बैठता है। कौन बैठता है, बिंदुसार।
किसका उत्तराधिकारी है? चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी। इसके भी अन्य नाम है। अन्य नाम, तो पहला नाम आता है इसका अमित्रघात। पहला नाम है अमित्रघात, या इसे कहते हैं अमित्रघात का मतलब शत्रु विनाशक। दूसरा है वायु पुराण में इसे भद्रसार, वायु पुराण में सिंहसेन की उपाधि जैन धर्म में चौथा 16 राज्यों का राजा कौन? तारानाथ ने कहा था। ठीक है सर। जहां चंद्रगुप्त मौर्य जैन संप्रदाय का था, जैन धर्म का था, वहीं क्या था? आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। ठीक है। जिसके संस्थापक मखलीपुत्र गोशाल। ठीक है। तो इतनी महत्वपूर्ण बातें। मौर्य वंश का दूसरा शासक या चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो उत्तराधिकारी होता है मौर्य वंश का, वो कौन है? बिंदुसार है। 298 ईसा पूर्व में मौर्य वंश के गद्दी पर बैठता है। इन्हें अन्य नामों से भी जाना जाता है। इन्हें अमित्रघात की उपाधि दी जाती है, मतलब शत्रु विनाशक की उपाधि दी जाती है। इन्हें जैन धर्म में भद्रसार की उपाधि दी जाती है, और इनका और नाम होता है सिंहसेन। जैन धर्म, भद्रसार वायु पुराण में और सिंहसेन क्या है? जैन धर्म। 16 राज्यों का राजा इन्हें कहा जाता है तारानाथ के द्वारा। कौन है? बौद्ध विद्वान के, बौद्ध धर्म के विद्वान। ठीक है। और मखलीपुत्र गोशाल संस्थापक है आजीवक संप्रदाय का, मतलब बिंदुसार जो है आजीवक संप्रदाय का होता है। ठीक है। तो ये था बिंदुसार के बारे में। एक बात और है, सीरियन नरेश एंटियोकस ने अपने राजदूत डाइमेकस को बिंदुसार के दरबार में भेजता है, और वहां से अंजीर और मदिरा और दार्शनिक भेजने की बात कही जाती है। तो कौन भेजता है? सीरियन नरेश एंटियोकस। किसको भेजते हैं? राजदूत डाइमेकस को। किसके काल के? बिंदुसार के शासनकाल में। वहां से मदिरा और अंजीर और क्या करते हैं, दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की जाती है। बिंदुसार के शासनकाल में बिंदुसार के शासनकाल में काल में 500 मंत्रियों का एक 500 लोगों का, सॉरी
लोगों का एक मंत्री परिषद था जिसे हल्लाटक, अंडरलाइन करके लिख लीजिएगा इसको, जिसे हल्लाटक कहा जाता था। हल्लाटक कहा जाता था। ठीक है, तो बिंदुसार के शासन की इतनी बातें। 298 ईसा पूर्व में राजगद्दी पर बैठते हैं और आजीवक संप्रदाय क्या होते हैं, अनुयायी होते हैं। इनको अन्य नामों से जाना जाता है, जिसमें उन्हें वायु पुराण में क्या कहते हैं, वायु पुराण में इन्हें क्या कहते हैं, इनका नाम, एक मिनट, वायु पुराण में इनका नाम जो है भद्रसार होता है, जबकि इन्हें अमित्रघात या शत्रु विनाशक के नाम से जानता है, और तारानाथ इन्हें कहते हैं 16 राज्यों का राजा क्या कहते हैं, और जैन धर्म इन्हें सिंहसेन के नाम से जानता है। तो बिंदुसार का भी शासनकाल बहुत ही महत्वपूर्ण है मौर्य साम्राज्य में। एक जहां जैन धर्म का अनुयायी होता है, दूसरा आजीवक संप्रदाय का। तो प्रश्न बनता है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? मखली पुत्र कौन? गोसाल। आजीवक संप्रदाय का अनुयायी कौन था? निम्न में से मौर्य साम्राज्य में आजीवक संप्रदाय का अनुयायी कौन था? तो आजीवक संप्रदाय का अनुयायी कौन है? बिंदुसार है। निम्न में से जैन धर्म का अनुयायी कौन था? तो जैन धर्म का अनुयायी कौन होता है? चंद्रगुप्त मौर्य। निम्न में से बौद्ध धर्म का अनुयायी कौन होता है? तो होता है अशोक। अशोक के बारे में कल की क्लास में पढ़ेंगे। कल की क्लास आज सैटरडे है, कल की क्लास मतलब मंडे को क्लास होगी, कल छुट्टी रहेगी। तब तक के लिए जिन लोगों का आगे क्लास, पीछे वाली क्लास छुट्टी हुई है, एक बार रिवाइज करेंगे। बेटा देखिए, रिवीजन करना बहुत जरूरी है। क्लास करने के बाद नोट्स बनाइए, नोट्स से रिवीजन करते रहिए, नहीं तो पढ़ाने लिखाने में कोई महत्व नहीं होगा। एक बार पढ़ेंगे भूल जाएगा। प्राचीन इतिहास ऐसा सब्जेक्ट है, इतिहास एक ऐसा सब्जेक्ट है, रात को पढ़ो तो बस सफा हो जाती है। ठीक है, बहुत ज्यादा फैक्चुअल डेटा है, याद करना है आपको, जानना है और नोट्स बनाना है और रिवीजन करना है। रिवीजन कर लेंगे और जो पढ़ा दिया गया है, मैं दावे के साथ कहता हूं, कोई भी एग्जाम हो इससे बाहर कुछ नहीं पूछना है बेटा। बस आपको क्या है, निरंतरता बनाई रखनी होगी, क्लास में निरंतरता बनाई रखनी होगी आपको रिवीजन में। और यदि आपको लगता है कि हमें और अच्छे से जानकारी इसकी चाहिए, तो आपका सबसे महत्वपूर्ण मैं बात बताने जा रहा हूं, यदि आप पढ़ लेते हैं किसी टॉपिक को और उस टॉपिक को किसी को पढ़ा देते हैं, तो आपका जो मेमोरी है बहुत स्ट्रांग हो जाता है और वो आपके परमानेंट मेमोरी में आ जाता है, वो कभी भूलता नहीं। तो कोशिश करिए, जो क्लास करिए, अपने मित्र बंधु, माता पिता, बहन भाई, किसी को भी आप उसके बारे में पढ़ा दीजिए। मैं दावे के साथ कहता हूं कि वो चीज आपको कभी भूलेगी नहीं, और एग्जामिनेशन में अगर वो आएगा तो गलत होने की संभावना 0 के बराबर। ऊटपटांग क्वेश्चन पूछेगा, सबके लिए पूछेगा, लेकिन जो आसान चीज है उसमें भी गलतियां अगर आप करेंगे तो आप रेस से क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। तो निरंतरता बनाए रखिए। आपको अच्छा लग रहा है कि लोगों तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए, तो आप लोग इसको शेयर जरूर करिए ताकि और लोगों तक वीडियो पहुंच सके। और अच्छा लग रहा है तो अपना फीडबैक दीजिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मुझे भी आपके तरफ से मनोबल मिल सके और मैं लगातार वीडियो बना सकूं। तो इसी के साथ आज की क्लास ही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।